मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। तो आज की क्लास में हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं किसका, तो 2022 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का। तो 2022 की परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं किसके, तो केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं जो 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, सबका हल हम लोग देखेंगे आज के वन शूट वीडियो में। एक ही शूट में, एक ही वीडियो में संपूर्ण हल जो है वो हम देखेंगे 2022 की परीक्षा के, और ये सारा का सारा प्रश्न लघु उत्तरीय होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का हम लोग संपूर्ण हल देखेंगे, सारा इंट्रोडक्शन आपके सामने है, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो में जो है वो हम लोग जान चुके हैं कि रसायन शास्त्र का जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वो पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का जो है वो हल देखेंगे जो लघु उत्तरीय है, जो आता है 20 प्रश्न और जवाब देना होता है केवल और केवल 10 का। तो देखिए कितना अच्छा जो है वो तरीका है बिहार बोर्ड का कि पूछा जाएगा 20 प्रश्न और जवाब कितना देना है 10 का, यानी आपके पास जो है वो 50% से ज़्यादा का चांसेस है। मतलब एक तो हो गया कि 10 प्रश्न पूछा गया, 10 का ही जवाब देना है, लेकिन आपको कितना जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 20 पूछा जाएगा और जवाब कितने का देना है, तो केवल और केवल 10 का। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो 2022 की परीक्षा में जो है वो पूछा गया है। तो 2022 की परीक्षा में पूछा गया जो सबसे पहला प्रश्न बच्चों वो क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि अच्छा फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर देते हैं कि फॉर्मेट कैसा होगा। फॉर्मेट कैसा होगा जो पूछा जाएगा, तो जैसे प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्नों के लिए कितना अंक निर्धारित है, 2 अंक। इसका मतलब कि अगर 10 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा तो कितना अंक आपको मिल जाएगा, तो 20 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इन्हीं 20 नंबर के बाद जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर बताएंगे तो उसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा सहायता मिलेगी, ताकि आप कंसेप्ट और थ्योरी को समझ सकें और अधिक से अधिक मार्क्स को जो है वो गेन कर सकें। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2022 की परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखें। तो निम्नलिखित जो है वो दिए गए हैं टर्म और इसका IUPAC नाम लिखना है और साथ ही साथ संरचना सूत्र। जैसे पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल है और टार्ट्रिक अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या है और IUPAC नाम क्या है। तो लैक्टिक अम्ल का जो संरचना सूत्र है बच्चों वो है C3H6O3 और इसका IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या होता है, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है C3H6O3, C3H6O3, और इसका जो क्या होता है IUPAC नाम, तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और इसके बाद है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो है, इस टार्टरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है C4H6O6। क्या होता है, C4H6O6। और इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका जो IUPAC नाम है 2,3 डाइहाइड्रॉक्सी ब्यूटेनिडोइक एसिड, ब्यूटेनडियोइक एसिड इसका नाम है बच्चों। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। आखिर जो एनिलीन है वह दुर्बल भस्म क्यों है, इसका जो है वो हमें क्या करना है, तो व्याख्या करना है। देखेंगे कि एनिलीन जो है वह दुर्बल भस्म क्यों है। क्लियर है। तो एनिलीन जो है वह दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। और इसका जो है वो हम लोग अब जवाब देंगे कि आखिर एनिलीन जो है वह दुर्बल भस्म क्यों है। तो दुर्बल भस्म होने का कारण है इसका, दुर्बल भस्म इसलिए है क्योंकि एमीन की तुलना में जो है वह यह दुर्बल भस्म के रूप में प्रतीत होता है या होता है। एमीन की तुलना में यह क्या होता है, दुर्बल। तो जवाब क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे कि एनिलीन, एनिलीन मतलब एरोमेटिक एमीन। एनिलीन मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एमीन। तो जो एरोमेटिक एमीन है यानी एनिलीन है, तो पूछा तो यही गया है कि एनिलीन दुर्बल
भस्म है, व्याख्या करें। आखिर यह दुर्बल भस्म क्यों है, 2022 के प्रश्न में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जितने भी न्यू वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये जो प्रश्न है एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। ये पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। कब पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में। तो एनिलीन जो होता है वो एरोमेटिक एमीन, समझ रहे हो ना, एनिलीन क्या होता है, एरोमेटिक एमीन होता है, और एलिफैटिक एमीन की तुलना में यह दुर्बल भस्म होता है, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है तथा अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर खींचे चले जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। यही कारण है कि एनिलीन दुर्बल भस्म के रूप में जाना जाता है, दुर्बल भस्म है। फिर से देखेंगे, एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। ऐसा क्या है कि एनिलीन दुर्बल भस्म है, तो कारण है कि एनिलीन जो होता है वो एलिफैटिक एमीन की तुलना में दुर्बल भस्म होता है। इसका मुख्य कारण है कि यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो होता है वो बेंजीन होता है, और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण अनुनाद के कारण, साथ ही साथ बेंजीन इलेक्ट्रॉन आकर्षी है और अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर खींचे जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है तो यही कारण होता है कि एनिलीन क्या हो जाता है, दुर्बल भस्म हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो ये भी 2022 के जो है वो परीक्षा में पूछा गया है, तो वो क्या है, डाइक्रोमेट आयन की संरचना लिखें। बड़ा ही आसान है डाइक्रोमेट आयन की संरचना। तो डाइक्रोमेट आयन की संरचना जो है ये भी आया है 2 नंबर का प्रश्न, और ये भी जो है वो लिखना पड़ेगा। तो जब कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संरचना लिखें, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो उसका फॉर्मूला लिखिएगा। तो डाइक्रोमेट आयन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है Cr2O7-2। हालांकि जवाब तो पहले ही दिया गया है, लेकिन अगर आपको जवाब लिखना तो आप कैसे लिखिएगा कि डाइक्रोमेट आयन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cr2O7 और -2 आयन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये O7 है Cr के साथ यानी क्रोमियम के साथ, तो 2 क्रोमियम के अणु होंगे, और इन 2 क्रोमियम के अणु के साथ कितना ऑक्सीजन होगा, तो 1 के साथ जो है वो 3 है ना, 1 के साथ 3, और यही जो तीसरा है वह किसके साथ होगा, एक इस क्रोमियम के साथ होगा, फिर एक ये और एक ये टोटल जो है वो कितने हो गए, तो टोटल जो हो गए वो 3 हो गए। अगर हम इसे और बढ़िया से क्लियर करें तो आप देख सकते हो कि इसका जो सूत्र है वो क्या है, Cr2O7-2। क्रोमियम कितना है, तो क्रोमियम है 2, Cr और Cr। अब इसके बाद कितना है, तो ऑक्सीजन की चर्चा करेंगे। तो एक ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद एक ऑक्सीजन, इसके बाद एक ऑक्सीजन, और इसके बाद एक ऑक्सीजन। तो टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल ऑक्सीजन हुआ 2 और 2 4, और एक ऑक्सीजन 5। इसके बाद जो ऑक्सीजन बचता है वो 2 डबल बॉन्ड के साथ जो है वो इसके साथ जुड़ता है, और यही होता है वो Cr2O7, और यही होता है वो Cr2O7-2 का जो है ये संरचना होता है। क्लियर है, तो यही जो है वो डाइक्रोमेट आयन का क्या हो जाएगा, तो डाइक्रोमेट आयन की यही संरचना हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो अगला प्रश्न है कि 2 बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण दें। तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड कौन से हैं, तो सबसे पहला जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो है एथिलीन डाइएमीन, या जिसको एथेन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, एथिलीन डाइएमीन, या उसको बोलेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन 1,2 डाइएमीन का क्या हो गया, तो ये हो गया H2, ये हो जाएगा H2 NCH2 CH2 और NH2। ये जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। तो एथेन 1,2 डाइएमीन है, तो इसमें क्या रहेगा, NH2 रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, NH2 है, और NH2 है तो आप अगर काउंट करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,2 डाइएमीन। क्या हो जाएगा 1,2 डाइएमीन। अब इससे क्या पता चलता है, NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो NH2 ग्रुप है तो यहाँ पर क्या है, NH2 ग्रुप है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एथिलीन डाइएमीन
या एथेन 1,2-डाइएमीन, ये पहला क्या हो गया, तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा, तो दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड होगा ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला क्या है, C2O4-2, क्या हो जाएगा, C2O4-2। याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। और अब जो है वो ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, और उससे ये प्रश्न है कि फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। क्लियर है ना, तो फ्रैंकल दोष क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रैंकल दोष के विषय में मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर आयनिक ठोस होता है तो उस आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक चालक बिंदु से मुक्त हो जाते हैं, और अपने वास्तविक चालक बिंदु से जब मुक्त हो जाते हैं तो कहाँ स्थापित हो जाते हैं, अंतराकाश में, और वो अंतराकाश में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसके लिए धनायन का आकार और ऋणायन से बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जो धनायन का आकार है वह ऋणायन से बहुत छोटा होना चाहिए, और इसी क्रिस्टल का, इससे ही जो है वो क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, परंतु घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, अब ध्यान देना, किसी भी आयनिक ठोस में, कोई भी आयनिक ठोस होता है, उस आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक चालक बिंदु से क्या हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है, अर्थात विस्थापित होकर के और अंतराकाश में आ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष की विशेषता ये होती है कि जैसे ही फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने के पश्चात धनायन का आकार और ऋणायन से जो आकार उसका होता है, धनायन का आकार, वो धनायन का आकार ऋणायन से काफी जो है वो छोटा हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, परंतु घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क ठोस, किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दें। तो जो आयनिक ठोस होता है ना, आप देख सकते हो आयनिक ठोस के बाद जो है वो हम नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आयनिक ठोस होता है उसमें आयनों की व्याख्या की जाती है, यानी उसके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन के द्वारा जो है वो निर्मित होते हैं, अर्थात उसमें आयनिक कण आपस में जुड़ करके क्रिस्टलीकृत संरचना बनाते हैं। अब यहाँ क्या है, तो नेटवर्क ठोस ये होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को ही क्या कहते हैं, तो नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस में ऐसे इस प्रकार के ठोस होते हैं, इस प्रकार के ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं। और ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं, तो आप देख सकते हो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण सहसंयोजक होते हैं, यानी समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, तो इसे ही सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और इन्हीं बंधों के द्वारा ये बंधे रहते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं और सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। इन्हीं बंधों के कारण इस प्रकार के ठोसों में विस्तृत अनेक रूपता पाई जाती है। यह एक रूप में नहीं पाए जाते बच्चों, ये अनेक रूपों में पाए जाते हैं, और इसी कारण इन्हें विशाल अणु या डेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। सहसंयोजक बंध दिशात्मक एवं प्रबल प्रकृति के होते हैं, और इसीलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं, और इस प्रकार के ठोस अति कठोर एवं भंगुर होते हैं। इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है, एवं कुछ ठोस गलन से पूर्ण विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, और उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं कि हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्टज है, और साथ ही साथ AIN आदि जो है वो सब इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है बच्चों कि समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित किया जाता है, इसका कारण बताएं। ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है 2022 में। तो आप इससे देख सकते हो कि आधुनिक जो गोताखोरी के उपकरण पाए जाते हैं मार्केट में, उस आधुनिक गोताखोरी के उपकरण में जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रयुक्त की जाती है, अर्थात हीलियम भी जो है उसमें मिश्रित कर दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो हीलियम को ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस जो उसमें मिश्रित की जाती है वो उसके तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलयता बहुत कम है। यानी कि जो हीलियम गैस है उसकी रुधिर में विलयता बहुत कम है, इसीलिए तनुकारी के रूप में उसको उसमें मिश्रित कर दिया जाता है। और चूंकि रुधिर में यह बहुत कम घुलनशील होती है, इसीलिए यह डीकम्प्रेशन को घटाती है, अर्थात यह डीकम्प्रेशन को घटाने के लिए जो है वो आज के आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में जो है हीलियम गैस को भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है कि ओजोन के विरंजक गुणों को बताएं कि ओजोन का विरंजक गुण क्या है। तो जो ओजोन होती है O3 ओजोन, तो O3 मतलब ओजोन, देखिएगा O3 मतलब ओजोन। तो ओजोन का जो विरंजक गुण होता है वो प्रबल आक्सीकारक होने के कारण होता है।
ओजोन में विरंजक गुण विद्यमान होता है और ओजोन रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रंगहीन कर देता है। इसका मुख्य कारण तो यही जानना था, मुख्य कारण ये जानना था कि आखिर जो ओजोन है वो ओजोन विरंजक गुण को क्यों अपनाए रखता है। तो इसका कारण है कि ओजोन जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और जब वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है तो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ओजोन में विरंजक के गुण भी क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ऑक्सीकरण की जब क्रिया ऑक्सीकारक हो रहा है तो ये जब ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक है तो इसमें विरंजन का गुण पाया ही जाएगा। विरंजन का गुण इसलिए पाया जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक होने के कारण जब कभी भी कोई भी अगर ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकारक मतलब हो गया वह कारक जिसके कारण जो है वो ऑक्सीकरण की घटना घट रही है ना, तो वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो जब इसमें प्रबल ऑक्सीकारक होने का गुण है तो यह विरंजक गुण भी जो है वो विद्यमान रखता है और ओजोन रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रंगहीन कर देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों, वो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे जो आपके सामने है, और इसका जो है वो क्या करता है तो पदार्थों को जो है वो वर्णित कर देता है या रंगहीन कर देता है। उदाहरण के लिए ये नील, पत्ती आदि के रंगों को क्या कर देता है, गायब कर देता है। ओजोन नील हो गया, पत्ती हो गया, हरी पत्ती, उसके रंगों को गायब कर देता है। जैसे O3 है तो O2+O होना चाहिए, O3 है तो अब इसमें क्या होगा कि रंगीन पदार्थ होगा प्लस O होगा और ये रंगहीन पदार्थ बना देगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, इसका उदाहरण हम लोग देंगे। क्लियर है? तो प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, थोड़ा सा समस्या हो रहा है तो इसको आप जो है वो इग्नोर कीजिएगा। प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। क्लियर है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो वह वैद्युत अपघट्य होते हैं जो विलयन में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl विलयन में क्या हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी Na+ और Cl- विघटित करने पर मिलता है, लेकिन यह क्या होता है तो यह पूर्णतः जल विलयन में जो है वो वियोजित हो जाता है। इसे ही प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। उदाहरण आप देख सकते हो NaCl, KCl, HCl, KNO3 आदि। इसके बाद जो है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों का संग्रह करके और खूब बढ़िया से जो है वो तैयारी कीजिएगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्य देखेंगे। तो वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, तो जब वह पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे, पूर्णतया आयनीकृत नहीं होंगे, तो वही कहलाएंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वैसे वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। अब जब वो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे तो वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और कुछ ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, HNO3। तो ये जो है वो अम्ल, कौन सा अम्ल है, तो ये जो अम्ल है वो अम्ल है प्रबल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है तो यह जल में पूर्णतया जो है वह विलय नहीं होता है, अर्थात जल में पूर्णतया जो है इसका आयनीकृत नहीं होता है, और इसे ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे CH3COOH, इसके बाद है NH4OH, इसके बाद है HCl, ZnCl2, H3BO3, CH3CH2COOH आदि। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो ये भी प्रश्न जो है वो बोर्ड मॉडल है, और जब मैंने ये बताया था आप लोगों को, जब मैंने ये पढ़ाया था तो उस समय भी इसको बोर्ड मॉडल करवाया था कि अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का जो है वो सबसे पहले हम लोग औसत वेग जानेंगे और इसके बाद जो है वो तात्क्षणिक वेग जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है बच्चों, अभिक्रिया का औसत वेग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के किसमें, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पादक, किसमें, अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्लियर है? मतलब कोई भी है, कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। कोई भी अभिक्रिया मतलब कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया है और वह रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक की जो कह सकते हैं कि उत्पादक की या अभिकारक की जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता में प्रति इकाई समय में जो होने वाला परिवर्तन होता है, उस होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है वह किसी भी क्षण अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग उस कह सकते हैं कि उस क्षण वक्र के बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है वो किसी भी क्षण वक्र के बिंदु पर खींचे गए ढाल के क्या होता है, बराबर होता है। यही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है। मतलब अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो किसी भी क्षण अभिक्रिया के वक्र पर जो खींचा गया बिंदु होता है, अर्थात तत्क्षण में जो अभिक्रिया की अवस्था को बता देता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के वक्र पर जो बिंदु होता है, उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, tan थीटा। ये बताए थे आपको जब हम बता रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग 11th क्लास में बताए थे। ढाल क्या होता है, tan थीटा। तो जब कभी भी कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है और उस अभिक्रिया के वक्र रेखा के बिंदु पर जो ढाल खींचा जाता है, उस ढाल को क्या कहते हैं, तो उस ढाल के मान के परिमाण के बराबर ही जो है वो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में जो है वो आया हुआ है। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अब देखिए, जिससे कार्बिल एमीन यौगिक प्राप्त होगा वही क्या होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सी होगी, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसके द्वारा कार्बिल एमीन यौगिक क्या होगा, प्राप्त होगा। अब बात जब यहाँ ये आ ही गई कि कार्बिल एमीन यौगिक जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तो कार्बिल एमीन यौगिक किस अभिक्रिया से प्राप्त होगा, कौन सी प्रक्रिया है, तो अब ये हम देखेंगे। ये क्या हो गया, बंद हो गया, देखते हैं। तो अब हम जो है वो देखेंगे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें कार्बिल यौगिक जो है वो प्राप्त होगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, अब ये देखते हैं। तो जब कभी भी प्राथमिक एमीन की अल्कोहलिक या अल्कोहल के लिए KOH तथा CHCI3 से जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया या जब प्राथमिक एमीन कि अल्कोहल के लिए KOH तथा CHCl3 के साथ गर्म किया जाता है, यानी जब कभी भी अगर प्राथमिक एमीन को किसके साथ गर्म किया जाता है, तो अल्कोहल, जब कभी भी प्राथमिक एमीन को अल्कोहल के साथ KOH और CHCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बिल एमीन यौगिक प्राप्त होता है। कार्बिल एमीन यौगिक जो प्राप्त होता है उसका उपयोग एमीन और क्लोरोफॉर्म का परीक्षण करने में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि अल्कोहलिक रिएक्शन है ये, और इस अल्कोहलिक रिएक्शन में CH3Cl3 आप देख सकते हो कि ये अल्कोहलिक रिएक्शन है, और अल्कोहलिक रिएक्शन में CHCl3 और 3KOH इसके साथ जब कभी भी अगर इसकी अभिक्रिया हुई है तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हुई है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब CHCl3 और 3KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब की जाएगी और अल्कोहलिक रिएक्शन है ये, तो ऐसी स्थिति में कार्बिल एमीन यौगिक प्राप्त होता है। और ये जो कार्बिल एमीन यौगिक होता है, ये कार्बिल एमीन यौगिक का उपयोग एमीन और क्लोरोफॉर्म परीक्षण में किया जाता है। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है बच्चों कि क्रिया विधि से समझाएं कि फिनॉल में OH समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। अब देखा जाए कि क्रिया विधि के द्वारा हम इसे कैसे समझा सकते हैं। तो OH समूह जो होता है वो OH समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। OH समूह को हम क्या बोलेंगे, तो OH समूह को हम बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, OH समूह को ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक बोला जाता है। और ये जो OH समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। साथ ही साथ इसका कारण ये है कि जो OH समूह है वो वलय सक्रिय कारक समूह होता है, जो ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि OH समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक क्यों होता है। OH समूह जो है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक क्यों होता है, तो इसका कारण है कि फिनॉल में जो OH समूह होता है वह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है, क्योंकि OH समूह जो होता है वह वलय सक्रिय कारक समूह होता है जो ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का क्वथनांक
संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, व्याख्या करें। ये भी जो प्रश्न है वह 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रख सकते हैं कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। आखिर क्यों होता है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करेंगे कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, और इसका मुख्य कारण है कि अल्कोहलों में जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है वो पाया जाता है, जबकि एल्केनों में नहीं पाया जाता है। आखिर अल्कोहल का क्यों जो है वो क्वथनांक ज़्यादा होता है? अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। आखिर कारण क्या है? तो अल्कोहल में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जबकि एल्केन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाया जाता है लेकिन अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इसी वजह से अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होता है। तो जवाब यही है कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहलों में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि एल्केनों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैनी-जारो अभिक्रिया क्या है? ये भी जो है वह 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कैनी-जारो अभिक्रिया क्या है। कैनी-जारो अभिक्रिया क्या होती है, तो अब इस पर चर्चा करते हैं। तो कैनी-जारो अभिक्रिया जो होती है वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, कुछ ऐसे भी जो है वो परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे भी जो है वो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड के परमाणु जिसमें हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, और जो सांद्र क्षार है उस सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण एवं अपचयन, स्व ऑक्सीकरण का मतलब खुद से जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो स्व ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब असमानुपातन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान एक एल्डिहाइड का अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। और यही जो है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया के अंतर्गत एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते लेकिन सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण या स्व ऑक्सीकरण एवं अपचयन मतलब असमानुपातन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन? तो कैनी-जारो अभिक्रिया के अंतर्गत जो एल्डिहाइड होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान एक एल्डिहाइड का अणु ऐसा होता है जो अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है साबुन के शोधन की क्रिया की व्याख्या करें कि साबुन का शोधन जो है वो कैसे होता है। तो साबुन के शोधन की क्रिया, साबुन किस प्रकार से शोधन किया जाता है, यानी साबुन के शोधन की अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इस पर चर्चा करना है। तो साबुन और डिटर्जेंट को जब जल में घोला जाता है तो ये मिसेल का निर्माण करते हैं। जब कभी भी साबुन को या जब कभी भी डिटर्जेंट, इन दोनों जब कभी भी अगर जल में घोला जाता है तो ये मिसेल का निर्माण करते हैं। और साबुन और डिटर्जेंट का दो छोर होता है, एक छोर आयनिक होता है जो जल प्रिय होता है, और दूसरा छोर अध्रुवीय होता है जो फैट प्रिय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोर, एक तो हो गया कि नहीं ये जो साबुन है, डिटर्जेंट है, वो जब जल में घुलता है तो मिसेल का निर्माण करता है, और साबुन और डिटर्जेंट का दो छोर होता है, एक छोर आयनिक होता है जो जल प्रिय होता है, आयनिक है तो जल प्रिय है, जल के तरफ वो आकर्षित होगा, और दूसरा छोर अध्रुवीय होता है जो फैट प्रिय होता है। तो जब यह फैट प्रिय होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फैट प्रिय होता है, और यह जो फैट प्रिय होता है वह कपड़े की सतह पर चिपकी हुई धूल और चिकनाई के कण साबुन और डिटर्जेंट के घोल द्वारा गीला हो जाता है। जो दूसरा छोर होता है, तो जो दूसरा छोर होता है वो क्या होता है, तो जो दूसरा छोर होता है वह जल प्रिय नहीं होता है, तो वो करता क्या है कि कपड़े की सतह और चिपकी हुई धूल और चिकनाई के कण पर साबुन और डिटर्जेंट के घोल द्वारा वह गीला हो जाता है, और मिसेलों के बीच में फंस करके जब उसे पटका जाता है, साफ किया जाता है, तो वह कपड़े से दूर हो जाता है। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखें। तो जब कभी भी अगर डीएनए का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त जो यौगिक हैं, पहला है एडेनिन और दूसरा है गुआनिन, तीसरा क्या है, तो तीसरा है साइटोसिन, चौथा है थाइमिन, और पांचवा है D2 ऑक्सी
D2 डीऑक्सीराइबोस, यानी डीएनए का जब जल अपघटन किया जाता है तो डीएनए के जल अपघटन से क्या क्या मिलता है, तो डीएनए के जल अपघटन से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन नहीं गुआनिन, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और डीऑक्सीराइबोस जो है D2 ऑक्सीराइबोस प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न कि आदर्श विलयन एवं आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है, क्या है, तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आदर्श विलयन क्या है। तो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होता है। राउल्ट का नियम भी जो है वो बोर्ड मॉडल है, आप उसे याद कर लीजिएगा, नोट में जरूर नोट किए होंगे, क्लास में मैंने बताया था। बाकी सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में जब कभी भी अगर कोई भी विलयन अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन है। बाकी जब कभी भी अगर डेल्टा भी मिक्स की बात की जाए, अर्थात दो घटकों को अगर मिलाया गया है और ऐसी स्थिति में उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वो शून्य हो जाए और उसके डेल्टा एच का भी मान शून्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो आदर्श विलयन होता है। इसके अवयवों की संरचना में समानता होती है, जैसे एन हेक्सेन और प्लस एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन जो है वो क्या बताता है, तो इसके अवयवों की संरचना में क्या बताता है, तो समानता बताता है। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होता है, संरचना, अनादर्श विलयन क्या होता है, तो अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। डेल्टा भी और डेल्टा एच मिक्स जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। आप देख सकते हो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि इसके अवयव जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात अनादर्श विलयन वह होता है जिसके घटक जो होते हैं या जिसके अवयव जो होते हैं वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके डेल्टा भी मिक्स जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है और डेल्टा एच मिक्स जो होता है वह भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसके अवयवों की संरचना में जो है वो असमानता होती है, जबकि उसमें क्या था कि उसके अवयवों की संरचना में जो है वो समानता होती है, लेकिन इसके अवयवों की संरचना में जो अनादर्श विलयन होता है तो उसका जो अनादर्श घोल तैयार होता है उसमें अवयवों की संरचना में असमानता होती है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो CCl4 और प्लस C6H6 है, यही जो है वो धनात्मक विचलन को दर्शाता है। दूसरा है जैसे HCl है, H2O है, ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे समपराशरी घोल किसे कहते हैं, यह भी जो है वह एग्जाम में आया हुआ है कि समपराशरी घोल किसे कहा जाता है। तो समपराशरी घोल देखेंगे बच्चों, समपराशरी घोल आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो जब दो विलयन या वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर भी या पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते हैं, यानी ऐसे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर क्या करते हैं, तो विलायक का बहाव नहीं होने देते, अर्थात उनके परासरण दाब समान होते हैं, तो आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं। यानी आइसोटोनिक विलयन वह विलयन होता है जिसके परासरण दाब समान होते हैं, अर्थात जब परासरण दाब समान होगा तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव यह नहीं होने देते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे दोनों विलयन, लेकिन फिर भी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग होने के बाद दोनों जो है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर भी विलायक का बहाव नहीं होने देते, अर्थात उनके परासरण दाब समान होते हैं और आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं। इनकी मोलर सांद्रताएं भी समान ही होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनकी मोलर सांद्रता भी क्या होती है, समान होती है। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं कि समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी प्रश्न जो है वह 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले जो है वो हम समांगी के बारे में जानेंगे, इसके बाद विसमांगी के बारे में। क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो जब अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं, जब कभी भी अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों, अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों प्रावस्था में होते हैं और वो प्रावस्था समान प्रावस्था होती है, अर्थात समान अवस्था में होते हैं, तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात समांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण की अवस्था है जिसमें अभिकारक उत्पाद और साथ ही साथ जो अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद और जो उत्प्रेरक है, ये तीनों के तीनों समान प्रावस्था में होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। जैसे SO2 का ऑक्सीकरण, तो SO2 का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो लैंड पक्ष विधि में SO2 का ऑक्सीकरण समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जैसे
SO2 है और इसका जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया दिखाई जाएगी। तो 2SO2 है प्लस O2 है, NO है, तो ये हो जाएगा 2SO3 और NO। इसमें क्या है, तो इनकी जो अवस्था है वो समान प्रावस्था है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अगला हम देखेंगे और उसमें विसमांगी उत्प्रेरण के बारे में जानेंगे, जिसमें जितना भी यहाँ अवस्था था वो सारी की सारी अवस्थाएं कौन सी थी, गैस की। नेक्स्ट देखेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो विसमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक एवं अभिकारकों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण में क्या था, तो अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं जब समान होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समांगी। और विसमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि जब उत्प्रेरकों एवं अभिकारकों की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है तो इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ये जो विसमांगी उत्प्रेरण होता है, विसमांगी उत्प्रेरण कैसे पता चलेगा, तो उत्प्रेरक और अभिकारक इन दोनों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी, एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर एक जैसी हो जाएंगी तो वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, और जब अलग अलग हो जाएंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए ना, याद करना कितना आसान है, केवल आपको क्या याद करना है, भाई समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरण, अभिकारक, उत्पाद तीनों की प्रावस्थाएं समान समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो समांगी उत्प्रेरण। और जब कभी भी उत्प्रेरक और अभिकारकों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो विसमांगी उत्प्रेरण। अगला प्रश्न है SO2 का ऑक्सीकरण। तो SO2 का अगला इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है SO2 का ऑक्सीकरण। SO2 के ऑक्सीकरण में Pt की उपस्थिति में यानी प्लेटिनम की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण होता है और यही विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब आप समझ सकते हो कि SO2 का O2 में जो है वो क्या होता है, तो Pt यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, प्लेटिनम क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया, और ये बदल किस में गया, तो SO3 में बदल गया, तो ये क्या आ गया, गैस आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम देख क्या रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वो गैस ही है, तो ये जो है वो विसमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, क्योंकि प्रावस्थाएं जो है इसमें भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं जो है, ये कौन सा कहलाएगा, तो ये जो है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, विसमांगी उत्प्रेरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी प्रावस्थाएं जो है वो समान है ना। अब ऐसे हम देख सकते हैं कि जो प्लेटिनम की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह क्या कहला रहा है, तो विसमांगी उत्प्रेरण कहला रहा है। अब इसमें प्लेटिनम जो है ना, वो प्लेटिनम गैसीय अवस्था में नहीं है, प्लेटिनम जो है वो ठोस अवस्था में है। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हो, उदाहरण क्या है, तो 2SO2 है प्लस O2 है, Pt है और 2SO3 है। आप देख सकते हो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन क्या है, तो गैस है, और 2SO3 तो 2SO3 क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जो है वो गैसीय अवस्था में, लेकिन Pt किस में है, तो जो Pt है जो उत्प्रेरक है वह गैसीय अवस्था में नहीं है, प्लेटिनम है या धातु है, तो इसलिए यह जो है वो क्या हो जाएगा, तो विसमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। यानी अभिकारक की अवस्था गैस, उत्पाद की अवस्था गैस, लेकिन जो उत्प्रेरक है उसकी अवस्था गैसीय नहीं है बल्कि वह ठोस की अवस्था है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, विसमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निछालन की क्या उपयोगिता है। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण में जो है वो निछालन विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। निछालन विधि में जो है वो मैंने बताया था, निछालन विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिला दिया जाता है, विलायक में सिर्फ अयस्क जो है वो घुल जाता है। जैसे ही विलायक में एक उपयुक्त विलायक होगा और उसमें हम एल्युमिनियम को क्या कर देंगे, घुला देंगे। अब सोना में अगर सोना को अगर HCl के विलयन में घुला देंगे तो HCl के विलयन में घुला देंगे तो सोना पूरा उसमें घुल जाएगा। अब यहाँ जिसमें वो घुला हुआ है HCl में, अब वो टूटा कि सोना पूरा खत्म, समझ में आ रहा है। तो एक उपयुक्त विलायक में जो है वो मिलाते हैं, विलायक में सिर्फ अयस्क घुलता है, अशुद्धियाँ नहीं घुलती हैं, जिसका कारण है कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, और जो बॉक्साइट है उसमें Al2O3 के अतिरिक्त Fe2O3 SiO2 यानी कि सिलिका यानी SiO2 मतलब यहाँ कह सकते हैं कि Al2O3 के अतिरिक्त Fe2O3 SiO2 आदि अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं। इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, तो एक उपयुक्त विलायक में इसे क्या किया जाता है, तो उपयुक्त विलायक में इसे घुला दिया जाता है या उपयुक्त विलायक में इसे मिलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बॉक्साइट के चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ 473 से 523 केल्विन पर इसे निछालित करते हैं, और जब इसे निछालित करते हैं तो Al2O3 इस विलयन में घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट Na3AlO3 बनाता है और अशुद्धियाँ
बिना घुले ही अवशिष्ट के रूप में रह जाती हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। पुनः जो क्षनित विलयन में काफ़ी जल डाल करके उसमें थोड़ा तुरंत जो है वो बना हुआ AlOH3 का अवक्षेप मिला देते हैं और 248 केल्विन से 323 केल्विन ताप पर इसे खूब जो है वो हिलाते हैं। Na3AlO3 का जल अपघटन होने से AlOH3 अवक्षेपित हो जाता है और इस अवक्षेप को छान करके सुखा लेते हैं। तत्पश्चात एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है और इसे जब हम गर्म करते हैं तो Al2O3 प्राप्त हो जाता है। यानी अब हम देख सकते हैं इसके रिएक्शंस को कि Al2O3 प्लस NaOH है तो हमें क्या मिला, Na3AlO3 प्लस 3H2O। इसके बाद क्या है, तो जब Na3AlO3 मिला है तो इसको 3H2O यानी जल बुलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ AlOH3 मिलता है तो AlOH3 को जब हम जल के साथ जो है वो क्या करते हैं, तो अब जब छान करके अलग करते हैं तो हमें मिलता है Al2O3। और इस प्रकार से जो है वो हम एल्युमिनियम का क्या कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो हम एल्युमिनियम का निक्षालन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है वो हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं, परिशुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो अभी आप PDF देख रहे हो, इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो जरूर जुड़िए, ताकि आपको ये सारा का सारा जो है वो PDF आपको मिल सके। और आप देख सकते हो कि अगर संपूर्ण हल जो है वो करना है, संपूर्ण हल जानना है सभी प्रश्नों का जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हैं, जो नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।